सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा रूपा राव जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैं सी टाइम्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ और जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। तो जी बताएं। जहाँ तक मेरे एजुकेशन का सवाल है तो एक्चुअल में एक छोटी सी जगह है बिरसिंहपुर पाली, सैंडोल जिले में आती है जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ है और कुछ एजुकेशन वहाँ का था बिलासपुर का, और बाकी फिर जबलपुर से मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है और इंटीरियर डिजाइनिंग मैंने भोपाल IIFT से किया हुआ है। ओके, यानी काफ़ी सारी एजुकेशन आपने डिग्रियां ले रखी हैं। ये बताइए हमें कि राजनीति में आप कब से सक्रिय हैं? राजनीति में मैं शादी के बाद मेरे को जहाँ तक ध्यान है 2002 या 3 से। 2003 से, तो तब आप मतलब लगातार सक्रिय तब से? हाँ, तब से फिर मतलब सक्रिय ही रही, किसी न किसी पोस्ट पे बनी ही रही। जी। शहर के विकास को लेकर आपकी क्या राय है? शहर के विकास को लेकर मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक छोटे से जगह से हूँ। बिरसिंहपुर वाली काफ़ी छोटी सी जगह है, कोल माइंस एरिया है। तो जब हम वहाँ थे बिरसिंहपुर वाली में, जबलपुर की बात आती थी, सुनती थी मैं, जबलपुर में भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो जब हम सुनते थे कि जबलपुर, तो एक दहशत रहता था, बताया जाता था कि जबलपुर में लड़कियां 8 बजे के बाद नहीं निकलती है बाहर। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ दहशत रहती है कि लड़कियों को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलने दिया जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब गुंडागर्दी होती है, ये है वो, बहुत तरीके की बातें सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। ऐसा हम लोगों को वहाँ सुनने को मिलता था। शादी हुई क्योंकि मेरा पॉलिटेक्निक में यही जबलपुर में सिलेक्शन हुआ और उस समय फर्स्ट सेमेस्टर ही था, मेरी शादी हुई। जब मैं जबलपुर से आ रही थी तो ही मेरे परिवार वाले, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा कि यार वहाँ भेज रहे हैं हम जबलपुर में, तो माहौल ठीक नहीं है, पता नहीं बेटी कैसा क्या है। तो जैसे शादी का ऑफर आया तो मम्मी तुरंत मान गई कि नहीं कर देंगे तो टेंशन नहीं रहेगा। और मैं सच में मैंने देखा कि उस समय तो कुछ भी विकास का काम इतना नहीं हुआ था। और उसके बाद मैं इसका विकास का श्रेय सबसे ज़्यादा मैं अपने सांसद जी को देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह भाई साहब के वजह से जो उन्होंने शहर को सौगात दी है, तो उस समय का जबलपुर अब का जबलपुर पूरा चेंज हो चुका है। मतलब पूरी तरीके से अब तो महिलाएं जो 8 बजे जो हम सुनते थे, अब तो हम स्वयं 11-12 बजे घर जाते हैं, तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। तो किस वजह से हुआ? क्योंकि सांसद जी ने जो विकास कार्य किए हैं यहाँ पे, जितना भी काम हुआ है हमारे सांसद जी की वजह से, उसकी वजह से लोगों में भी जागरूकता आई है और जागरूकता आने की वजह से जितने भी जो ऐसे काम होते थे सब बंद हो गए। अब महिलाएं भी अब बिल्कुल निश्चित होकर बाहर निकलती हैं, घूमती हैं, जॉब पे जाती हैं। लगभग लोगों का जॉब भी लेट तक रहता है, तो इत्मीनान से जाती है, किसी को कोई डर नहीं। मेरे जैसे जो मैं छोटे जगह से मैं खुद डरती थी, तो अब मैं खुद भी, मेरा भी डर चला गया। तो विकास का काम आप देखेंगे तो शहर में जो फ्लाईओवर बन रहा है, मेरे ख्याल से 1100 करोड़ की लागत से बन रहा है और ये भी हमारे सांसद जी की ही सौगात है ना। ट्रेनें मेरे ख्याल से जब से मैं देख रही हूँ, राजनीति में आई हूँ, तब से हमारे सांसद जी अक्सर किसी न किसी चीज़ के लिए हम लोगों को बुलाते रहते हैं कि ट्रेन का उद्घाटन है तो उसके लिए आना है, हरी झंडी दिखाना है। अभी मेरे ख्याल से 20 ट्रेन उन्होंने चालू करवा दी है जबलपुर में, है ना। IT पार्क आप देखिए, ये भी सांसद जी की वो है। फिर सबसे मेन चीज़ एक और है फ्लाइट। आप देखिए, एक समय ऐसा था कि जब हमें कहीं एकदम अचानक जाना है, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं पे भी बड़े शहर में, तो हमें सोचना पड़ता था कि यार इतने दिन लगेंगे जाने में, है ना, वहाँ तक पहुँचने में। कोई बीमार है, किसी को लेके जाना है, किसी का इंटरव्यू है बच्चों का, तो हमें सोचना पड़ता था कि यार ट्रेन में तो इतना समय लगेगा, तो इतने दिन पहले से हमें जाना पड़ता था। लेकिन
माननीय सांसद जी के प्रयास से आज फ्लाइट कितनी सारी चालू हो चुकी हैं और जो कई घंटे का सफर तय करके लोग जाते थे अब कुछ ही घंटों में पहुंच जा रहे हैं और सफल हो रहे हैं सब लोग। तो विकास ही विकास है जबलपुर में। मैं तो जहाँ तक जानती हूँ, मैंने हकीकत बोल रही हूँ और हकीकत देखा है जो भी। अब ग्वारी घाट में आप देखिए कि पहले जब चूंकि मैं ग्वारी घाट में ही रहती हूँ, तो जब हम लोग आए थे वहाँ मकान लिया था तो उस समय का नक्शा और अभी का पूरा कायाकल्प हो चुका। जब हमारे जो अभी जिला अध्यक्ष हैं प्रभात साहू जी, तो उस समय वो महापौर थे, तो उन्होंने महापौर रहते हुए ग्वारी घाट की रोड डिवाइडर पूरे ग्वारी घाट का नक्शा ही चेंज कर दिया। बाहर से पत्थर मंगाए गए थे, पूरी इतनी खूबसूरती उन्होंने ग्वारी घाट को प्रदान की है। तो ये विकास हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा ही तो हो रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप एक एनजीओ भी रन करती हैं, तो महिला होने के नाते महिलाओं को लेकर आप कितनी सजग हैं और महिला की सहभागिता क्या है? देखिए, एनजीओ जो मैंने बनाया हुआ है उसमें मैं अपनी बहनें और बच्चियों के बारे में ही ज़्यादा काम करती हूँ, उसमें हमारा काम होता है। और सहभागिता का कि जहाँ तक आप बात कर रही हैं महिलाओं की सहभागिता, जी, तो महिलाओं की सहभागिता सिर्फ जबलपुर में या मेरे एनजीओ में नहीं, पूरे देश में आप देखेंगी तो अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की पनडुब्बी तक महिलाओं की ही सहभागिता है। आज हम मैं और आप भी कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, तो हर जगह मतलब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। आप जैसा कि हम जानते हैं कि आपके एनजीओ का नाम है शिवराज जन कल्याण समिति, तो यही नाम क्यों चुना आपने? इसके पीछे की कहानी बताइए। शिवराज जन कल्याण समिति एक्चुअली में मैंने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे प्रेरित होकर चुना था। क्योंकि जब मैं आई थी नई नई राजनीति में, तो मैं उनके काम देखती थी, उनकी योजनाएं देखती थी कि वो बहनों के लिए कितनी योजनाओं का मतलब आए दिन कुछ न कुछ योजनाएं लॉन्च होती थी और योजनाओं का लाभ बहनों तक पहुंचता था। और उस समय आया था लाडली लक्ष्मी जी योजना जी और सौभाग्यवती कन्या योजना, जिसमें कि सौभाग्यवती कन्या योजना में स्टार्टिंग हुई थी 5,000 रुपए बच्ची को शादी के लिए देते थे, अब तो काफी बढ़ गया है। तो और लाडली लक्ष्मी का कि मतलब जन्म से लेकर शादी तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पूरा का पूरा जीवन ही चेंज कर दिया बहनों का। तो इससे प्रेरित होके मैंने जो एनजीओ बनाया तो शिवराज जी के ही नाम से बनाया था। हमने सुना है कि कोरोना काल में आप एकमात्र महिला थी जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर लोगों की मदद की है, तो कितना मुश्किल रहा है आपके? मुश्किल तो बहुत था, क्योंकि उस समय कोरोना बिल्कुल पीक में चल रहा था और मतलब लोगों के साथ ये दिक्कतें हो गई थी कि खाने को भी तरस रहे थे लोग। और महिलाओं के साथ जैसा कि मैं जुड़ी ही हूँ, महिलाओं से मेरी कंटिन्यू बात होती ही रहती थी, तो पता चलता था दीदी ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है, ऐसा है। कईयों को रोते देखती थी, कईयों को मतलब बहुत सारी परेशानी। तो फिर मैंने कोरोना काल में फिर मैंने ये किया कि अनाज बांटना चालू किया, भोजन पहुंचाना चालू किया। इवन जो हमारे प्रशासनिक भाई हैं, जैसे पुलिस वाले भाई लोग हैं, उनको गरम गरम नाश्ता बनवा के हम लोग घर पे ही बनवाते थे, 8-10 बहनें मिलके, और फिर उनको सब जगह थानों में जाके और जो रोड के किनारे बैठे रहते थे हमारी रक्षा के लिए, उनको ले जा के हम लोग टिफिन देते थे। तो ऐसे करके कोरोना काल में तो वो तो बहुत ही भयानक समय था। तो उस समय मैंने बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे हालांकि परिवार से फ़ोन आ रहे थे कि रूपा घर से बाहर मत निकलो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना। लेकिन अंतरात्मा नहीं बोल रही थी, अंतरात्मा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, कैसे भी करके मुझे उनकी मदद करनी है, तो मुझे जो होना है वो तो ऊपर वाले के ऊपर है। लेकिन हाँ, कोरोना काल में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुझे सबके लिए करना है, और मैंने किया जितना हम कर सकते, जितना कर सकती थी उतना किया। तो आपने 26/11 को लेकर 2010 में एक आतंकवाद के खिलाफ आपने आंदोलन किया था, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। 26/11
में हमने आपको याद होगा कि 26/11 पे एक वारदात हुई थी जी, बॉम्बे में आतंकवादी हमला हुआ, उसे कोई भूल ही नहीं सकता। तो वो जब वो हमला हुआ तो सभी लोग सिहरे हुए थे, उससे सभी डरे सहमे हुए थे। तो जी, उस समय ये हुआ कि पता नहीं क्यों अंदर से ये ऐसा लगा कि कुछ तो करना चाहिए। लोग तो आतंकवाद को लेके कितने ज्यादा दहशत में, और इस दहशत में लोग निकलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। फिर हमारा जो एनजीओ है शिवराज जन कल्याण समिति, हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम इसके उस पर एक मुहिम चलाएंगे, जागरूकता अभियान का। तो अब कैसे चलाना है, क्योंकि लोगों को जागरूक भी करना है और घर बैठे तो हम कर नहीं सकते। तो हमारी पूरी टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम जबलपुर से बाघा बॉर्डर तक निकले और 26/11 को ही वहां पहुंच के, मतलब 2008 में हुआ था पर हम 2010 में निकले थे, वहां जाके हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। बाघा बॉर्डर में जाके शहीदों को जितने हुए थे उनको श्रद्धांजलि हमको अर्पित करना था। तो फिर हम लोगों ने, हमारी टीम के सबने यहाँ से जबलपुर से बाइक से, जिसमें कि 10 लोग थे पूरी टीम में, सभी भाई लोग थे, जेंट्स थे जिसमें कि मेरे हस्बैंड भी थे, और सिंगल महिला मैं थी। सिंगल महिला थी जिस मैंने राष्ट्रीय ध्वज पकड़ के मैं बैठी थी। और हम लोग जो जबलपुर से निकले तो बाघा बॉर्डर तक शाम होता था, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हाथ में था, तो शाम को हम कहीं पे रुक जाते थे, रात स्टे करते थे, फिर सुबह से हमारा वही काम चालू हो जाता था। तो ऐसे करके हमने शहर शहर में जाके लोगों को जागरूक किया और फिर 26 तारीख को ही वहाँ पहुँच के हमने बाघा बॉर्डर पे श्रद्धांजलि जी। हमने सुना है अपने सुषमा स्वराज जी को जब किडनी की आवश्यकता थी तो आप काफी आपने साहसिक निर्णय लिया और आप आगे होकर आई थी। तो कहाँ से आता इतना हौसला? अभी आपने जैसे बताया कोरोना काल में आप अकेली महिला बाहर थी, फिर 26/11 के जो आंदोलन किया आपने तो उसमें भी आप अकेली महिला थी, और सुषमा जी की मदद के लिए भी आप सबसे पहले आगे आई। तो कहाँ से आता है ये हौसला? ये हौसला तो अंतरात्मा बोलती है यार मेरी, बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी अंतरात्मा ही मुझे झकझोरती रहती है कि कुछ ना कुछ करती रहूं। जब हमारी सुषमा दीदी को किडनी की जरूरत थी तो सुबह सुबह अखबार में मैंने पढ़ा कि सुषमा जी को किडनी की जरूरत है। बस मुझे लगा कि मुझे किडनी अपनी देनी है, और ये सोचते ही फिर मैं, चूँकि ये मेडिकल से रिलेटेड मामला था, तो मैं सीधे गई डॉक्टर जामदार साहब के पास और मैंने दादा को बोला कि दादा मुझे अपनी किडनी देनी है। दादा काफ़ी एकदम वो रह गया कि यार कैसी बात कर रही हो। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं रूपा पहले सोच लो तुम। मैंने कहा नहीं, मुझे देना है, मतलब देना है। सडन आपका ये डिसीजन ना हो, आप सोच समझ के। जी। तो दादा ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं रूपा पहले तुम सोचो, काफ़ी अच्छे परिवार से बात करो। लेकिन मैंने ये दिमाग में बैठा के रखा था कि मुझे देना है, मतलब देना है। और फिर जब समझाने के बाद मैं नहीं मानी, फिर मैंने कहा दादा से कि दादा मैं तो ऊपर तक बात नहीं पहुंचा पाऊंगी, और आपको नॉलेज है तो आप ये बात ऊपर तक मेरी पहुंचाइए। फिर उन्होंने ट्विटर के माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से इस बात को ऊपर तक पहुंचाया, और मुझे संज्ञान पत्र लेके कहा कि कलेक्टर साहब को दीजिए आप, तो उसके बाद फिर आपका जो भी जांचें हैं वो चालू होंगी। तो वो कहना चाहिए कि मेरी किस्मत खराब थी कि शायद मेरी किडनी उनको नहीं लग पाई, है ना। और जब तक मेरी बात आवाज़ वहाँ तक पहुँचती तब तक वो विदेश जा चुकी थी, और वहाँ उन्हें किसी और महिला की किडनी मिल गई थी, दिल टूट जा चुकी थी। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ये सोचती हूँ कि मेरी बहुत ही खराब किस्मत है। नहीं, आपने सोचा मानवता के नाते, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोगों में ये कम देखने मिलता है। नहीं, लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं करते इतना, आपने इतना सोचा ही बड़ी बात। नहीं, एक्चुअली में क्या था कि देखिए उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया हुआ था, और देश के लिए समर्पित किया हुआ था। तो मेरे दिलो दिमाग में था कि अगर मैं चली भी जाऊंगी तो मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ दिन ही रोएंगे, सभी लोग रोएंगे, लेकिन उनके जाने से देश को बहुत क्षति पहुंचेगी। तो उनको देना मेरा एक कर्तव्य बनता है, तो इसलिए मैंने ये सोच के आगे बढ़ी थी। जी।
आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? आप इतना समाज सेवा में लगी रहती हैं, तो आपकी फैमिली से क्या सपोर्ट है? मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है। मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली, चाहे वो मेरा ससुराल हो चाहे मेरा मायका हो, दूर दूर तक राजनीति में कोई भी नहीं है राजनीति में। और पूरे उसमें परिवार में पहली महिला मैं हूँ जो राजनीति में उतरी हूँ। शुरू में सभी जैसा कि भाइयों को लगता है ना कि अरे कहाँ राजनीति में तुम जा रही, पढ़ाई करो, पढ़ाई तो जरूरी है। एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो यही कह रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था राजनीति, तो हस्बैंड चाहते थे कि जो तुम बहनों के लिए काम कर रही हो, तो अगर तुम राजनीति में जाओगी तो इस काम को जो तुम छोटे रूप में कर पा रही हो उसको बड़े रूप में कर पाओगी। सबकी मदद जो तुम करती हो छोटे छोटे रूप में, बड़े बड़े रूप में करोगी और काफी अच्छा सबके लिए कर सकती हो। तो उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से मैं हस्बैंड के राजनीति में आई। चलिए, अच्छा, आपको फैमिली का सपोर्ट पूरा मिला। महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए आप क्या कदम उठाए? देखिए, जहाँ तक मैंने शुरू से अभी तक कई बार हमारे बीच में ये सवाल उठे हैं कि महिलाओं के लिए ही मैं समर्पित हूँ, महिलाओं के लिए ही करना चाहती हूँ और करती हूँ। जैसा कि कोरोना काल में जब मैं अनाज वगैरह, भोजन वगैरह दे रही थी, लोगों को सहयोग कर रही थी, तो उस समय मेरी कुछ बहनों ने मुझसे ये कहा था कि दीदी ये कब तक आप देते रहोगे, हम लोग को कुछ काम दे दो, तो जिससे कि हम लोग काम भी कर सकें और चार पैसे और भी जो जरूरत पड़ती है तो वो भी हम लोग पूरा कर सकें। तो मैंने कहा ये बिल्कुल सही बात है मेरे दिमाग में। तो मैंने फिर कुछ बहनों को जो सिलाई करती थी उनको मास्क बनाने का काम चालू करवाया। मेरे ही घर से पूरे कपड़े कटते थे और बहनों को दिए जाते थे, वो अपने घर में बैठ के सिलाई करके लाती थी। फिर मैंने छोटे छोटे गृह उद्योग चालू कराए। यही शिवराज जन कल्याण समिति के ही तत्वाधान में मेरे गृह उद्योग चालू हुए और उसके माध्यम से गृह उद्योग में जैसे पापड़, अचार, बड़ी ये सब बनाती थी। तो उसमें क्या होता था, बहनों को बाहर नहीं जाना पड़ता था ना, घर बैठे ही वो काम करती थी और घर बैठे ही उनको पैसा मिलता था। इस प्रकार से वो आत्मनिर्भर हो गई मेरी। जी। रूपा जी, ये बताइए कि फैमिली और सोशल वर्क में कैसे तालमेल बिठा पाती हैं? फैमिली और सोशल वर्क में, फैमिली और सोशल वर्क में आप अपनी फैमिली को भी देखना होता है आपको, और आप जो समाज सेवा कर रही हैं वो भी आप इतने जज्बे के साथ करती हैं, तो दोनों में कैसे आप तालमेल बिठा पाती हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे लिए महत्वपूर्ण है परिवार, सबसे पहले परिवार। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं जी। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए करना पसंद करती हूँ। पहले उनको नाश्ता, टिफिन, पूरा उनका काम, घर का काम। अगर मुझे सुबह मान लीजिए आपने 10 बजे बुलाया है तो मैं एक दिन पहले से ही ये दिमाग में बैठा लूँगी कि मुझे कितने बजे उठना है और कितने बजे काम करके और हस्बैंड को भी टिफिन और नाश्ता करा के उनको ऑफिस भेजना है और फिर मुझे बाहर निकलना है। तो मैंने पूरा मैनेजमेंट शुरू से, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैंने अपना मैनेजमेंट पूरा मतलब बना के रखा है कि मुझे कैसे काम करना है। तो उस हिसाब से कभी भी आज तक कहना चाहिए कि फैमिली में और इसमें किसी प्रकार का वो नहीं आ पाया कि मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ या फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जब फैमिली की बात होती है तो मैं पूरा टाइम फैमिली को देती हूँ और जो टाइम बचता है जो भी, तो फिर मैं समाज सेवा को देती हूँ। तो इस प्रकार से तालमेल मेरा शुरू से मैंने जो बना के रखा है तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आप में समाज सेवा का जज्बा कूट के भरा है, आप इतने लोगों की हेल्प करती हैं, तो इतनी सारी पार्टियां होते हुए भी बीजेपी से ही आप क्यों जुड़ी? बीजेपी से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी एक संस्कारित पार्टी है और संस्कारित होने के साथ साथ इसमें ये है कि हमेशा बहनों का सम्मान किया जाता है, महिलाओं का सम्मान होता है। हम अपनी बात उधर तक बड़े बड़े भाइयों तक, बड़े बड़े सामान्य जनों तक पहुंचा पाते हैं, हमारी बातें सुनी जाती हैं और कभी भी ऐसा नहीं कि किसी बात को इग्नोर कर दिया जाए, बहुत अच्छे से सब सुनते हैं। मैं देखती थी कि और पार्टी में तो ये होता ही नहीं है, आपस में ही विरोध ही वो सब चलता रहता है, लेकिन बीजेपी में बहुत ही अच्छा वो है
सामंजस्य है, सबको लेके चलते हैं, सबको बराबर का अधिकार मिलता है, सबको सम्मान मिलता है, तो इसलिए मैंने बीजेपी को ही चुना। मेरा आपसे आखिरी और एक पर्सनल सा सवाल है कि फ्री टाइम में रूपा जी क्या करती हैं? फ्री टाइम तो मुझे बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि मैंने एकदम अपना टाइम समाज सेवा के लिए समर्पित करके रखा है और परिवार के लिए। तो मैं पूरे समय, मतलब जब हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलते हैं उसके बाद मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि क्या क्या करना है करके, तो उस हिसाब से मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो बहुत ही कम मुझे समय मिल पाता है। जो समय मुझे मिलता है वो समय मैं अपने हस्बैंड को देना पसंद करती हूँ, इसलिए क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से। आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो अपने हस्बैंड की वजह से पहुँची हूँ, अपने परिवार की वजह से पहुँची हूँ। इसलिए मैं अपना पूरा समय जो बचता है मेरे पास, मैं चाहती हूँ समाज सेवा के बाद तो वो समय मैं अपने परिवार, अपने हस्बैंड को देना पसंद करती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इस तरह इतनी खुलकर बात करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी रूपा राव जी, जिन्होंने काफ़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी और समाज सेवा में वो किस तरह अपना योगदान दे रही है ये हमें बताया। तो इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।